नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे कछुआ वंश की, और कछुआ वंश के अंदर हम जो है वो चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को आगे लेके चलते हैं। और लास्ट सेशन में हम जो है वो जयसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि जयसिंह द्वितीय ने जो है वो अश्वमेध यज्ञ किया, और आज इसके आगे की जो बातें हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। प्रयत्न ये करेंगे कि आज कछुआ वंश अपना पूरा हो जाए, और फिर कल जो है वो अपन जो है वो नेक्स्ट वंश की जो है शुरुआत कर दें। हमारे सिलेबस को अगर आप देखोगे, अगर आपने सिलेबस निकाल रखा है तो एक बार नजर डालना सिलेबस पर कि अब हमारा कितना पार्ट जो है वो पेंडिंग रहा है, कितना पार्ट हमारा जो है वो पूरा हो चुका है। तो भूगोल तो पूरा हो चुका है। राजस्थान इतिहास और संस्कृति के अंदर देखो, अब हमें प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, दो टॉपिक ये पढ़ने हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, 5 टॉपिक तो ये रहे हैं। और इसके अलावा रहा है आपका यादव वंश और भाटी वंश और जाट वंश। यानी 5 टॉपिक, लगभग 7 टॉपिक मान के चलो। 7 टॉपिक रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, और 7 टॉपिक में हम ज्यादा समय नहीं लगवाएंगे आपको अब, क्योंकि सबसे तो लंबे लंबे टॉपिक थे, उनमें यही राजस्थान के राजवंश है। ये होने के बाद आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर तो एक एक दो दो दिन के टॉपिक रहेंगे। कला संस्कृति की अगर बात करें तो कला संस्कृति के अंदर हमने चित्रकला कर ली, हस्तकला कर ली, हमने प्रमुख व्यक्तित्व कर लिए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कर लिए, प्रमुख संत संप्रदाय, लोक देवता हमने पढ़ लिया। टॉपिक हमारा बचा क्या है? त्योहार हमने पढ़ लिया, मेले पढ़ लिए, लोक कला पढ़ ली, लोक संगीत पढ़ लिया, लोक नाट्य पढ़ लिया, लोक नृत्य पढ़ लिया। बचा है हमारा एक तो दुर्ग बचे हैं, एक स्मारक बचे हैं, एक बावड़ी बची है, एक हवेलियां बची है। इसके अलावा एक टॉपिक बचा है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक लगभग लगभग मान के चलो। किले, स्मारक, बावड़ी, हवेली। किले एक दिन का टॉपिक है, और स्मारक, बावड़ी एक दिन का टॉपिक है। तो 3 और 1 दिन का, 4 दिन का टॉपिक बचा है इसमें। फिर आपका कला संस्कृति और इतिहास भी जो है वो पूरा हो जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी? सुलोचना जी, स्वागत आपका। एंड यूनिक रोहित, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। राम स्वरूप जी आपका भी। आयुष वर्मा जी, स्वागत आपका। बसंती मीना, जगदीश, असलम खान, अलका, अनिल राणा, सुनील, शंकर एंड राखी कुमारी, पिंकी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए बिना समय लगाए आज के सेशन की अपन जो है वो शुरुआत करते हैं, और जहां से लास्ट सेशन में छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। देखिएगा, ये सेशन नंबर जो है आपका कौन सा है? 23 नंबर सेशन है, और इससे पहले हम 22 सेशन कर चुके हैं, और एसएसटी आपका पूरा हो गया है। कल रात एसएसटी की लास्ट क्लास थी जो हमने कर ली है। 55 क्लास में एसएसटी हमने आपको पूरा करवा दिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है जहां पे जाके आप सारे के सारे सेशनों को फिर से जो है वो देख सकते हैं जब चाहें। ये था कल लास्ट, हमने यहां तक पढ़ लिया था कि अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने जो है वो अश्वमेध यज्ञ किया था। अंतिम हिंदू सम्राट या अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। आगे चलें अब। इसके बाद देखिए, आइए चर्चा करते हैं जयसिंह द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। लिखे, सांस्कृतिक उपलब्धियां। जयसिंह द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इन्होंने लगभग लगभग जयपुर के अंदर जितने भी चीजें हैं, या जितने भी महल है, या जितने भी महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल है, उनका ऑलमोस्ट जो निर्माण है वो इनके शासन काल में ही जो है वो हुआ है। लाभूराम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इन्होंने जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना कब की इन्होंने? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना। पहला लिखो, जयपुर की स्थापना। जयपुर की स्थापना इन्होंने की
18 नवंबर 1727 को। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जयपुर के जो वास्तुकार है वो कौन है। तो वास्तुकार कौन है जयपुर के? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जो है वो जयपुर के क्या है? वास्तुकार हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखें आप, इसके जयपुर की जब स्थापना की गई तो पुर्तगाल से स्वाई जयसिंह द्वितीय ने पुर्तगाल से जो है एक ज्योतिषी को बुलाया जिसका नाम था जेवियर डी सिल्वा। क्या नाम था? जेवियर डी सिल्वा। तो ज्योतिषी, किस ज्योतिषी को बुलाया इन्होंने? किस ज्योतिषी को बुलाया? तो लिखो ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा, जो कि कहां से आया था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से एक ज्योतिषी को बुलाया जेवियर डी सिल्वा को, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जयपुर के निर्माण से पहले इन्होंने अपने जो इंजीनियर थे इनको जो है वो चीन के अंदर एक शहर है कैंटन शहर, और एक शहर है इराक का बगदाद शहर है, इन दोनों शहरों का अध्ययन करवाया, उनके मानचित्रों का विश्लेषण करवाया, और इसके उन मानचित्रों के विश्लेषण के आधार पर जयपुर का जो है वो ढांचा तैयार किया गया, ठीक है। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बनाया गया है, याद रखना। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया, ठीक है। और भारत का ये आधुनिक शहर है जयपुर, भारत का पहला आधुनिक शहर है जयपुर, याद रखना। भारत का प्रथम आधुनिक शहर कौन है? जयपुर है। अगर जयपुर जैसी आप बसावट जो है वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, जिस तरीके से जयपुर को मैनेज तरीके से जो है वो स्थापित किया गया है, वैसा मैनेजमेंट और वैसा जो है वो और आपको कहीं पर भी जो है वो नहीं दिखेगा। जयपुर को बसाने से पहले जो ये जयपुर का जो क्षेत्र था इसे शिकार होदी कहा जाता था। जयपुर के इस क्षेत्र को पहले शिकार होदी कहा जाता था, ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हो। इसके बाद सबसे पहले जो महल बनाया गया था जयपुर के निर्माण में वो बना था कौन सा? सबसे पहला बादल महल। बादल महल राजस्थान में बहुत सारे हैं, देखो जैसलमेर में है एंड कुंभलगढ़ में है और ये जयपुर में भी है। तो जयपुर के निर्माण में सर्वप्रथम बादल महल बनाया गया। जयपुर के निर्माण में सबसे पहले क्या बनाया गया? बादल महल जो है वो बनाया गया है, ठीक है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद लिखो दूसरी जो इमारत इन्होंने बनाई वो बनाई सिटी पैलेस भी इन्होंने ही बनाया था। गोविंद देव जी का मंदिर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिखे गोविंद देव जी का मंदिर। ये बताइए आमेर के कछवा वंश के शासक किसके दीवान माने जाते हैं? किसके दीवान? गोविंद देव जी का मंदिर। जिस तरीके से मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, जिस तरीके से मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, एकलिंग जी का दीवान मानते हैं अपने आप को मेवाड़ के शासक, उसी तरीके से जो आमेर के शासक है अपने आप को गोविंद देव जी का जो है वो दीवान मानते हैं कि भैया हम जो है वो दीवान है, सामंत है, और हमारे राजा जो है वो कौन है? गोविंद देव जी है। ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, याद रखना। किस संप्रदाय का मंदिर है ये? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। और जयपुर के शासक या आमेर के शासक या कछवा वंश के शासक, कैसे भी लिख लो, कछवा वंश के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हुए शासन करते हैं, ठीक है। दीवान में दी बड़ी कर दो, ठीक है। अपने आप को क्या मानते हैं? ये गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं कि गोविंद देव जी हमारे क्या है? शासक हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। इसके बाद इन्होंने नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? नाहरगढ़ का निर्माण कराया। कौन सी बात हजम नहीं हो रही है अलका जी आपको? आपको कौन सी बात हजम नहीं हो रही है? हाजमोला की गोली दे देंगे आपको अगर हजम नहीं हो रही है तो, फिर हाजमा ठीक हो जाएगा, वरना इनो ले लो आप। पहले बताओ कि कौन सी बात है जो आपको हजम नहीं हो रही है? नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, इसका इन्होंने जो है वो निर्माण करवाया। नाहरगढ़, नाहरगढ़ को पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जो है वो जाना जाता था। बोलो अलका, बोलो, क्या बात है जो तुम्हें हजम नहीं हो रही है? उसके वंशज वाली बात हजम नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? आप ऐसी कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं जहां पर यह बात नहीं लिखी है कि कछवाहा वंश जो है वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज नहीं है? ऐसा आपने कहां पर पढ़ा है? राजस्थान के इतिहास की चाहे कौन सी भी आप जो है वो पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, या ऐसी कोई कोचिंग नहीं है, ऐसे कोई नोट्स नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो ये बात पढ़ाता हो कि आमेर के कछवा शासक जो है वो कुश के वंशज नहीं है। क्योंकि हम पढ़ाते हैं, केवल हम इतिहासकार नहीं हैं, हम तो जो इतिहास में लिखा है उसको आप तक पहुंचाते हैं। और इतिहास में यही लिखा है कि आमेर के कछवा वंश के शासक जो है वो अपने आप को
भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज से जोड़ते हैं और कुश से ही आगे चलकर जो है वो कछवाहा बने हैं। तो आप बोलिए, क्या बोल रही हो आप? जो बात आपको हजम नहीं हो रही है वो बताएं आप। आपने ही कहा कि कुश वाली बात मेरे हजम नहीं हो रही है। हाँ, तो कुश के वंशज है, ये बात आपको हजम नहीं हो रही है कि हो रही है? पूरी बात थोड़ा डिटेल, थोड़ा सा विस्तार विस्तार से बताओ, दिक्कत कहाँ है? देखो, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आमेर के शासक भगवान श्री राम के पुत्र कुश से जुड़े हुए हैं, तो कछवा वंश से ही इनका संबंध है। आपको अगर ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये जो है वो जयपुर के शासक या कछवा वंश के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान, गोविंद देव जी का दीवान मानते हुए शासन करते हैं, तो ये बताओ कौन सी बात आपको हजम नहीं हो रही है? कहां लिखाया है मैंने गोविंद देव जी का वंशज है? देखो, कहीं लिखा है क्या है? यहां पर कहीं पर लिखा है कि जयपुर कछवाहा वंश के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हुए शासन करते हैं? वंशज तो नाम ही नहीं लिखा है हमने कहीं पर। कहीं पर नाम लिखा है क्या? गोविंद देव जी को अपना गोविंद देव जी को अपने आप का दीवान मानते हैं, यानी ये कहते हैं कि भैया हम केवल क्या हैं, हम सामंत जैसे हैं, और हमारे जो शासक हैं, हमारे इष्ट देव कौन? भगवान श्री गोविंद देव जी, वो आमेर के क्या हैं? शासक हैं, और हम उनके दीवान हैं। हम अपने आप को भगवान गोविंद देव जी का दीवान मानते हुए क्या करते हैं? उन जो शासन है उसका संचालन करते हैं। ये बात हमने कही है, जो बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है कि मैंने ऐसा पूछ लिया हो कि गोविंद देव जी किसको, भाई मुझे तो ऐसा याद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि किसका वंशज है, वंशज हमेशा याद रखना किसके हैं? भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, और इनके जो इष्ट देव हैं, या इन ये जो है वो गोविंद देव जी को जो है वो अपना इष्ट देव मानते हुए स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं है। हो सकता है कि मेरे मुख से कोई बात ऐसी निकल गई हो जिससे आपको कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। मराठों के मराठा मराठा आक्रमण से मराठा आक्रमण से बचने के लिए मराठा आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़ का निर्माण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाहरगढ़ का निर्माण क्यों कराया? मराठा आक्रमण से बचना था इसलिए। इसीलिए 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 इस नाहरगढ़ को जो है वो जयपुर का पहरेदार कहते हैं। जयपुर का पहरेदार क्या कहते हैं इसको? जयपुर का पहरेदार कहते हैं। पहरेदार कहते हैं, इसीलिए नाहरगढ़ को जयपुर का पहरेदार कहते हैं। ठीक है। इससे पहले इस दुर्ग का नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ नाम था। इससे पहले, या ऐसे लिख दो, इसका पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था। सुदर्शनगढ़ था। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे लिखो, आगे लिखो। क्या हो गया तेरे? आगे लिखो।
जल महल का इन्होंने निर्माण करवाया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जल महल किस झील के अंदर बनाया गया था? कौन सी झील है जहां जल महल स्थित है? बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल महल, जल महल निर्माण किस झील में करवाया गया है जल महल का निर्माण? तो लिख देना आप कि मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है, कौन सी में? मान सागर झील में जल महल का निर्माण। और जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ तो अश्वमेघ यज्ञ यज्ञ के जो ब्राह्मण थे, जो यज्ञ करने के लिए आए थे, पुरोहित जो आए थे, ब्राह्मण जो आए थे, उनको यहीं पर जो है वो रखा गया था। ठीक है, इसी जल महल में जो है इन ब्राह्मणों को रखा गया था। तो अश्वमेघ यज्ञ के ब्राह्मणों को यहां रखा गया, यानी उनकी सेवा पानी यहीं की गई थी, यहीं पर वो रहते थे जब तक अश्वमेघ यज्ञ चला। ठीक है, जयपुर के अंदर पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर बनवाई। ठीक है, जयपुर में पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर बनवाई। जयपुर के पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए हरमाड़ा नहर बनवाई। सबसे ज्यादा इन्होंने ही काम करवाया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 5 स्थानों पर जो है वो जंतर मंतर की भी स्थापना की है ना? भारत के 5 स्थानों पर जंतर मंतर, वधशाला, भारत के 5 शहरों में, भारत के 5 शहरों में कौन कौन से वो शहर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे वो बना हुआ आता है जैसे कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, आगरा, है ना? इस तरीके से आपसे पूछा हुआ आएगा, ऐसे ऑप्शन आएंगे कि पहला आ गया जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, आगरा, दूसरा आ गया दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, तीसरा आ गया बनारस, मथुरा एंड मुंबई। ऐसे 4 ऑप्शन आपको आएंगे और आपको सही ऑप्शन जो है वो चुनना है। ठीक है, आपको सही ऑप्शन जो है वो चुनना है। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे पहले बनाई, सबसे बड़ी जयपुर की है। ठीक है, तो लिखो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। मथुरा और बनारस। देखो, ये है सबसे पहली, सबसे पहली, या प्रथम लिख दीजिए, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ये तो दिल्ली में है, ये जयपुर में। ये उज्जैन कहाँ है? उज्जैन एमपी में है। उज्जैन कहाँ है? एमपी में है। और मथुरा और बनारस कहाँ है? यूपी में है। ये लो, बस इन सबको जो है वो इनको 2010 में जो है वो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। ठीक है,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद देखो इन्होंने जो है वो साहित्यिक उपलब्धियों की बात करते हैं, इनकी साहित्यिक उपलब्धियां देखो, जयसिंह द्वितीय की साहित्यिक उपलब्धियां, जयसिंह द्वितीय की साहित्यिक उपलब्धियां, साहित्यिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो साहित्यिक उपलब्धियों में क्या आता है देखिएगा, ये इनके काल में जो है वो बहुत सारी रचनाएं हुई। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान जो है वो रहा करते थे, जिसमें एक नाम आता है जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका की रचना इन्होंने खुद ने की थी, एक ज्योतिष ग्रंथ था जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका ज्योतिष ग्रंथ था ये, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जैसे जिज मोहम्मद शाही नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो कि नक्षत्रों की सारणी है। यानी कौन सा नक्षत्र, ऐसे पूरे जितने भी नक्षत्र है उनकी इन्होंने क्या बनाई थी, सारणी बनाई थी। जिज मोहम्मद शाही, जिज मोहम्मद शाही। क्वेश्चन पूछा जाएगा जिज मोहम्मद शाही का संबंध किससे है, तो नक्षत्रों की सारणी है ये, नक्षत्रों की सारणी। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, इसके बाद इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, जैसे कि दरबारी विद्वान में नाम आता है पुंडरीक रत्नाकर का। पुंडरीक रत्नाकर, जो पुंडरीक रत्नाकर था, इसने रचना की थी किसकी, इसने रचना की थी एक पुस्तक जिसका नाम था जयसिंह कल्पद्रुम। जयसिंह कल्पद्रुम का, जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की ये एक पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा इनके दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था पंडित जगन्नाथ, ठीक है। क्या नाम था, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ नाम के एक जो है वो इनके दरबार में जो थे वो क्या थे, यह नए आदा है, एक विद्वान थे। इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी है, जिसमें पहली पुस्तक जो इनकी आती है, जो पहली पुस्तक इनकी आती है उसका नाम है सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौमुदनी दूसरी, और यूक्लिड ज्योतिष, यूक्लिड नामक एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका इन्होंने संस्कृत में भी अनुवाद जो है वो किया है, ठीक है। तो लिखो एक बार सारे बच्चे यार लाइक बटन दबा दिया करो, जितने आते हो कम से कम उतना तो कर ही सकते हो। आपका सिलेबस भी पूरा करवा दिया है हमने, है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई बात नहीं है, जितने आ रहे हो पढ़ लो, लाइक तो कोई बात नहीं है, करो ना करो थारी मर्जी है, जब मन करे तो कर दो। सिद्धांत सम्राट लिखो पहली पुस्तक, सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौमुदनी, सिद्धांत सिद्धांत कौमुदनी। और इन्होंने किसकी रचना की, तो सिद्धांत कौस्तुंभ है, कौस्तुंभ, सिद्धांत कौस्तुंभ, कौस्तुंभ। और इन्होंने जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है यूक्लिड, यूक्लिड ज्योतिष, ज्योतिष ग्रंथ का इन्होंने संस्कृत अनुवाद करवाया, ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद, ठीक है, ये काम इसने किए थे।
इसके बाद एक इनके दरबार में थे केवल राम नामक विद्वान, जिन्होंने एक फ्रेंच भाषा का एक ग्रंथ था लेंगोरिथम का इन्होंने संस्कृत अनुवाद किया था, केवल राम नामक। क्या नाम है? केवल राम इनका नाम था ये। और इन्होंने क्या किया, एक फ्रेंच ग्रंथ लागोरिथम फ्रेंच ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। ठीक है, संस्कृत में इन्होंने इसका जो है वो अनुवाद किया। इसके बाद अगर चलते हैं तो इनके दरबार में एक और विद्वान है जिसका नाम है नयन चंद्र मुखर्जी। क्या नाम है? नयन चंद्र मुखर्जी। नयन चंद्र मुखर्जी नाम के एक विद्वान है इनके दरबार में, जिन्होंने उकर नामक एक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया था। नयन चंद्र मुखर्जी और उकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद। ये इनको जो विदेशी साहित्य है ये पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, और ये चाहते थे कि जो विदेशों के महान पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को भारत के लोग भी जाने, इसीलिए ये क्या करते थे, संस्कृत में इनका अनुवाद करते थे। इनके दरबार में दो विद्वान थे, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद सेहरी। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद सेहरी, इन दोनों को इन्होंने विदेश भेजा कि तुम जाओ और विदेशों में जाकर वहां से अच्छी अच्छी जो पुस्तकें हैं, अच्छे अच्छे जो ग्रंथ है वो भारत लेके आओ। ठीक है ना, नोट लगा के लिख दो यहां पर। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद सेहरी, इन दोनों को इन्होंने विदेशों से पुस्तक लाने के लिए भेजा। ठीक है, इन्होंने कई समाज सुधार के भी कार्य किए थे। इसके अलावा इन्होंने सूरत खाना विभाग, चित्रकला से संबंधित एक सूरत खाना विभाग की भी इन्होंने जो है वो स्थापना करवाई थी। चित्रकला के लिए सूरत खाना विभाग की स्थापना। ठीक है, इन्होंने जो है वो समाज सुधार के भी कार्य किए। सामाजिक सुधार क्या किया इन्होंने, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? तो इनके शासनकाल में समाज सुधार के लिए जो है वो सती प्रथा, बाल विवाह और अंतरजातीय विवाह। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगी। सती प्रथा एंड बाल विवाह इन दोनों पर इन्होंने रोक लगवाई। और अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह यानी दूसरी जाति में विवाह करना। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन है ना, जैसे मान लो कोई लड़का है
एक जाति का है और उसको किसी दूसरी जाति की लड़की से प्रेम हो गया, या कोई लड़की एक जाति की है और उसे दूसरी जाति के लड़के से प्यार हो गया है, तो इन्होंने इसको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, प्यार तो अंधा होता है, किसी से भी हो सकता है, प्यार कोई देखे थोड़ी होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, विवाह कर सकते हैं। अंतर जातीय विवाह का इन्होंने जो है वो समर्थन किया। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा कि आप लेवल 1 की तैयारी करें कि लेवल 2 की तैयारी करें, है ना। अब मान लो, अब ऐसे क्वेश्चनों के जवाब भी अगर आप खुद नहीं ढूंढ सकते, ऐसे डिसीजन भी आप खुद नहीं ले सकते हैं, लगभग आप सभी जो है वो 20+ तो है ही हैं, 20-22 साल से ऊपर के ही हैं सारे आप, और ये डिसीजन है कि आपके पास थाली है और उस थाली में आपके पास जो है वो अनेकों अनेक मिठाइयां हैं, अब उसमें से कौन सी खानी है तो वो भी मैं थोड़ी बताऊंगा, ये तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए कि आपको कौन सी जो है वो कौन सी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं उनका नाम है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह, इनकी जो शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता रहा है। 1743 से 1750 तक इनका शासनकाल रहा, 7 वर्षों का। अब यहां पर इससे पहले थोड़ा सा चलते हैं, तो हमने एक समझौता पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो, एक समझौता पढ़ा था, जिस समझौते के तहत हमने ये पढ़ा, चलो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलने का प्रयास करता हूं। एक समझौता हमने पढ़ा था, हमने, देखो, देबारी समझौता 1708 में, जिसमें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के कौन थे? स्वाई जय सिंह थे, और आमेर के स्वाई जय सिंह का विवाह हुआ था किससे? मेवाड़ की अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवरी से, और विवाह इस शर्त पे हुआ देबारी समझौते के तहत कि स्वाई जय सिंह और चंद्र कंवरी से जो बच्चा उत्पन्न होगा वो क्या बनेगा? शासक बनेगा। लेकिन वादे तो टूट जाते हैं, है ना। मिलने की तुम कोशिश करना, वो गीत सुना होगा बचपन में आपने कि मिलने की तुम कोशिश करना लेकिन वादा कभी ना करना, क्योंकि वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। और आप देख लो, जितने भी वादे इतिहास में होते हैं वो लगभग टूटे ही हैं। तो इस देबारी समझौते के तहत जो शर्त तय हुई थी उसके अकॉर्डिंग माधो सिंह को शासक बनाना था, लेकिन माधो सिंह से पहले इनके पास एक और पुत्र था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। अब यहां पर ईश्वरी सिंह स्याणो, इसने मेवाड़ के चूंडा की तरह भीष्म प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शासक नहीं बनूंगा। इसने कहा क्यों, मैं क्यों करूं भीष्म प्रतिज्ञा, मैं क्यों करूं, मैं तो राजा बनूंगा। तो देबारी समझौते के अनुसार तो किसको शासक बनना था? चंद्र कंवर को बनना था। यहां पर एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्या विवाद उत्पन्न हो जाता है? इनके दो, जो जयसिंह है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा, जयसवाई जयसिंह जो है उनके दो पुत्र हैं, एक का नाम है ईश्वरी सिंह और एक का नाम है माधो सिंह। माधो सिंह जो है वो किसका पुत्र है? स्वाई जय सिंह और चंद्र कुंवरी का, और कोष्टक में लिख दो देबारी समझौता, देबारी समझौता, ताकि याद रहे समझौता। अब देबारी समझौता कहता है कि इसको शासक बनना चाहिए। देबारी समझौते के अकॉर्डिंग तो शासक माधो सिंह बनना चाहिए। बड़ा कौन है? ईश्वरी सिंह है, और छोटा कौन है? माधो सिंह है। तो रूल तो यह कहता है
कि ईश्वरी सिंह बनना चाहिए, लेकिन देबारी समझौता कहता है कि माधो सिंह को जो है वो शासक बनाया जाना चाहिए। बट हुआ क्या, होना क्या चाहिए था उसको छोड़ देते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। अब जब जब भी ऐसी घटना होती है कि वादा टूटता है, तो वादा टूटता है तो दिल में दुख होता है ना। वादे टूटते हैं, अगर आपसे कोई ये कहे कि ये काम हम कर देंगे लेकिन वो काम नहीं करे तो वादा खिलाफी हो गई, ये वादा तोड़ना हो गया। और जब वादे टूटते हैं तो दिल में दर्द होता है, और दर्द जो है वो द्वेष पैदा कर देता है। दर्द जो है वो द्वेष पैदा करता है, दुश्मनी भी पैदा करता है ना। जब भी आप अपने मित्र से नाराज हो जाते हैं, वो आपसे धोखा दे देता है, तो आपको उस पर गुस्सा भी आता है, और गुस्से में आप उसकी सारी फोटो डिलीट करते हो, उसको ब्लॉक करते हो व्हाट्सएप पर, उसके नंबर वगैरह सब डिलीट कर देते हो, अनफ्रेंड कर देते हो उसको। ये गुस्सा ही तो है, इससे ज्यादा तो और क्या कर सकते हैं अपन। इसी तरीके से यहां पर माधो सिंह भी जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, और इन्होंने क्या किया, युद्ध किया। और युद्ध कौन सा किया, राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध होता है। राजमहल का युद्ध कब हुआ, राजमहल का युद्ध 1747 में। 1747 में होता है कौन सा युद्ध, राजमहल का जो है वो युद्ध होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। 1 मार्च 1747 को, ऐसे और ज्यादा लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, 1 मार्च 1747 को। और ये राजमहल कहां पर स्थित है, तो ये टोंक में स्थित है, टोंक के आसपास ये स्थित है। किस किस के मध्य ये युद्ध होता है, ये युद्ध होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह डट जा मेरा बाबा, डट जा, तेने कौन कहा डराव हो गए यहाँ। माधो सिंह, अब माधो सिंह को जब उनके अधिकार नहीं मिले, माधो सिंह को जब उसके अधिकार नहीं मिले, तो माधो सिंह जो है वो क्या हो जाता है, माधो सिंह जो है वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, और ये मराठों से सहायता मांगता है। ठीक है, इसके सहयोग में कौन है, मराठा है। इनके सहयोग में कौन कौन लड़े ईश्वर सिंह की तरफ से, मराठा लड़े, मेवाड़ के शासक लड़े, क्योंकि मेवाड़ का ये भांजा है भाई, मामो तो लड़े ही गो। जगत सिंह द्वितीय, कौन, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक। और इसके अलावा इसकी तरफ से जो है वो कोटा बूंदी के शासक उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह बूंदी के, और एक नाम आपने सुना होगा दुर्जन शाल कोटा के, दुर्जन साल कोटा के शासक थे, ये भी इसके पक्ष में लड़े। अब ईश्वरी सिंह ने भी क्या किया, ईश्वरी सिंह का साथ किसने दिया, सूरजमल जो थे जाट शासक, सूरजमल भरतपुर के, सूरजमल भरतपुर के शासक। और इन्होंने भी मराठा से सहायता ली, मराठों से इन्होंने सहायता ली। इन्होंने किस मराठा से सहायता ली, जरा कमेंट करके बताओ। मल्हार राव होलकर, कौन, मल्हार राव होलकर से सहायता ली इन्होंने, मल्हार राव होलकर से इन्होंने जो है वो सहायता ली। तो ये जो राजमहल का युद्ध था, ये जीत जाता है कौन, ईश्वरी सिंह, विजय हो जाता है ये। ठीक है, ये युद्ध ये जीत जाता है।
कौन जीत जाता है? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह ने इस जीत के उपलक्ष्य में, इस जीत की खुशी मनाने के लिए जयपुर के अंदर जो है वो ईश्वर लाट का जो है वो निर्माण करवाया। देखो किस्मत, देखो किस्मत क्या होती है, भाग्य क्या होता है और कर्म क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको इतिहास में अच्छी तरह से जो है पता चल जाएगी। युद्ध में विजय पर जयपुर में ईश्वर, जयपुर में क्या करवाया इन्होंने? ईश्वर लाट, ईश्वर लाट, जिसे एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? श्रृंगाशूली के नाम से, श्रृंगाशूली के नाम से जानते हैं। श्रृंगाशूली का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य देखो इसका कि इसके तुरंत बाद ही 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था। 1748 में एक और युद्ध होता है, बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध 1748। इस बार थोड़ा मामला अलग हो गया। कौन कौन है? इधर ईश्वरी सिंह है और सामने फिर वही है, माधो सिंह है, माधो सिंह है। लेकिन अब की बार माधो सिंह ने जो है वो मराठा मल्हार राव होलकर को पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया। मल्हार राव होलकर, होलकर को अपनी तरफ से जो है वो युद्ध में लड़वाया। और बाकी तो वही थे, इसके इनके मामा थे मेवाड़ के, और लिख लो मेवाड़, कोटा, बूंदी, ये सब इसकी तरफ से लड़े। और यहां पर जो है इस बार मराठे नहीं थे, तो ईश्वरी सिंह अकेले रह गए, अकेले रह गए। इसीलिए ईश्वरी सिंह यहां पर जो है वो हार गए, हार, और इनकी क्या हुई? विजय हुई। और इस हार के कारण ईश्वरी सिंह जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और जो ये मराठों का ये रूल था कि जिससे लड़ते थे उससे तो पैसे लेते ही थे। मान लो दो भाइयों की लड़ाई है और मैं कह दूं कि भाई मराठा मेरे तरफ लड़ो आप, तो मराठा कहते मुझसे कि 5 लाख रुपए लेंगे। अच्छा, मुझसे 5 लाख रुपए लेंगे। अब जो हारेगा, जो हारेगा उस शासक से भी ये पैसे लेते थे कि तेरे कारण हम युद्ध में आए, हम हार गए, इतना हमारा जो है वो खर्चा हो गया युद्ध का, तुम भी पैसे दो। तो इन्होंने माधो सिंह जीतने के बाद ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने दे दिए, लेकिन मराठों को युद्ध का हर्जाना नहीं दे पाए। ईश्वरी सिंह मराठों को युद्ध का हर्जाना नहीं दे पाए और ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जो है वो इन्होंने कर ली और अपनी जीवन की इस लीला को इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। राजमहल के युद्ध में भी जो है वो, राजमहल के युद्ध में भी माधो सिंह के साथ थे मराठा, लेकिन मल्हार राव होलकर ज्यादा मजबूत था, तो इसीलिए ईश्वरी सिंह युद्ध जीत गया था। ठीक है, बिल्कुल एस चौधरी जी, बिल्कुल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं, दोनों युद्ध में थे, बिल्कुल थे, दोनों युद्ध में थे, दोनों युद्ध में थे। ईश्वरी माधो सिंह के साथ तो दोनों युद्ध में ही थे। लेकिन पहले युद्ध जो हुआ था, मराठा कोई एक थोड़ी था, बहुत सारे मराठा योद्धा थे। तो पहला जो युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध, उसमें जो ईश्वरी सिंह थे, इसके साथ कौन थे? मराठा मल्हार राव होलकर। इस युद्ध में, राजमहल के युद्ध में, राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह के साथ मराठा मल्हार राव होलकर थे और माधो सिंह के साथ एक अन्य मराठा शासक थे। ठीक है, इसके अलावा कोटा, बूंदी और मेवाड़ के शासक भी थे। लेकिन मल्हार राव होलकर प्लस ईश्वरी सिंह के साथ मुगल सेना भी थी, प्लस एक ईश्वरी सिंह के साथ मुगल सेना भी थी, और इसके कारण ये युद्ध को जीत जाता है। लेकिन सेकंड युद्ध में क्या किया? माधो सिंह ने मराठा मल्हार राव होलकर को पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया। बाकी कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना थी और इस युद्ध में ये हार गए। ठीक है, देखो मराठा किसी का पक्ष नहीं लेते थे, मराठा हमेशा पक्ष लेते थे पैसे का। जो ज्यादा पैसा देगा उसी का पक्ष लेते थे। ये कोई दोस्ती में लड़ने थोड़ी आए थे मराठा कि तू मेरा दोस्त है मैं तेरी तरफ से लड़ूंगा। ना 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 ना, इनका एक सीधा रूल था, भैया जो ज्यादा पैसे देगा हम तो उसकी तरफ लड़ेंगे, तू ज्यादा पैसे देगा तेरी तरफ लड़ लेंगे, वो ज्यादा पैसे देगा तो उसकी तरफ लड़ लेंगे। इनका कोई पक्ष विपक्ष नहीं था, इनका काम था लड़ना। तो जो इनको ज्यादा पैसा देता था वो उन्हीं की ओर से लड़ते थे, इनका कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता था। नेक्स्ट जो शासक बनते हैं आपके, वो कौन बनते हैं? इसके बाद माधो सिंह शासक बन जाते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, माधो सिंह शासक बन जाते हैं 1750 से लेकर और 1768 तक। माधो सिंह, माधो सिंह 1750 से 1768 तक ये शासक रहे। ठीक है, प्रयास तो ये था कि आज ही इस टॉपिक को हम पूरा कर दें, लेकिन आज नहीं होगा, कल करेंगे इस टॉपिक को पूरा। ठीक है, कल करेंगे इसको पूरा। अब आपने कहां पढ़ा है वो मुझे पता नहीं है, ये बुक रही आपकी। ठीक है, बुक उठा लेना और पढ़ लेना। आपने कौन सी बुक में पढ़ा है वो मुझे पता नहीं है, मैं तो आपको इस बुक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बुक का नाम है इतिहास कला संस्कृति राज पैनोरमा वॉल्यूम 2। ठीक है, कोई गलत बात नहीं पढ़ाई जाएगी यहां से आपको, इतना आप निश्चित तौर पर जो है वो विश्वास रख सकते हैं। बाकी भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि बिना पैसे के विश्वास भी नहीं होता, ये भी एक बीमारी है। पिछली बार रीट में एक टॉपिक था, पिछली बार रीट में 2021 वाली में बीमा बैंकिंग। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने बड़ी बड़ी कोचिंगों में वो टॉपिक पढ़ा और फिर, हालांकि सबसे पहले वो टॉपिक हम नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर बच्चों ने हमसे कमेंट में कहा कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, ये तो हमें तो कोचिंग में ये पढ़ाया है। तो मैंने फिर उनको जो है वो बुक बताई, वो ये बुक है आरबीएससी की। ठीक है, 2021 में आरबीएससी चलती थी, तो मैंने कहा ये आरबीएससी की बुक है और इसको उठा के देख लेना भाई, इसमें जो लिखा है वो तो सही है ना। मैं गलत पढ़ा सकता हूं, कोई भी टीचर से गलती हो सकती है, सामान्य बात है, लेकिन बुक में जो लिखा है वो तो सत्य है। और ये तो चलो राज पैनोरमा के तो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं कह सकते 100%, लेकिन एनसीईआरटी और आरबीएससी हमेशा ऑथेंटिक बुक होती है। तो आप देखो, तो फिर उन बच्चों ने कहा हाँ सर ये बात तो आपकी सही है, हमें ही गलत बताया गया। तब भी मैंने उनको ये कहा था कि गलती इंसान से होती है, हो जाती है, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लो। तो बिल्कुल आपको जो भी बताया जाएगा बिल्कुल सही ही बताया जाएगा। ठीक है, तो अब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। और 12 बजे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के टॉपिक में आज आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो यार, थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो शेयर करने का। ठीक है।